के न्यूज खबरों का सारथी। आज से केदारनाथ के लिए 8 हेलीकॉप्टर भरेंगे उड़ान। अब तक 70,000 भक्तों ने लिया इस सेवा का लाभ। प्रदेश में और सख्ती से चलेगा सत्यापन अभियान। सीएम धामी के अधिकारियों को निर्देश। कहा, डेमोग्राफिक बदलाव की वजह से राज्य की संस्कृति नहीं होगी प्रभावित। हिंदी दिवस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की घोषणा। साहित्यकारों को साहित्य भूषण पुरस्कार देगी सरकार। मिलेगी 5 लाख की धनराशि। दून में अब स्कूली छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित को लेकर परिवहन विभाग सख्त। स्कूली वाहनों में सुरक्षा मानक तय करने की कवायद तेज। डीम्ड यूनिवर्सिटी के छात्र ने महिला कर्मचारी का अश्लील वीडियो किया वायरल। अश्लील वीडियो वायरल करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार। मित्र पुलिस ने दून से दबोचा। बारिश और भूस्खलन। बद्रीनाथ यमुनोत्री हाईवे जगह जगह बंद। मसूरी में भी लोगों के सामने मुश्किलें बढ़ी। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और इसी बीच उत्तराखंड से आपको एक खबर बताने जा रहे हैं, जहां पर सत्यापन अभियान और सख्ती से अब चलाया जाएगा। सत्यापन को लेकर के पुष्कर सिंह धामी ने सख्त निर्देश भी दिए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि डेमोग्राफिक बदलाव की वजह से राज्य के मूल स्वरूप और संस्कृति को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। सरकार इस बात के लिए संकल्पबद्ध है कि राज्य के मूल स्वरूप से किसी भी कीमत पर छेड़छाड़ न होने पाए। राज्य के मूल्य स्वरूप की रक्षा के लिए सत्यापन अभियान चलाया गया था और उसके सकारात्मक परिणाम मिले हैं। अब सत्यापन अभियान को और सख्ती के साथ चलाया जाएगा। से आज सम्मानित होने जा रहे हैं। ध्वनि से मूल विषय ये है कि राज्य का जो हमारा यहाँ का मूल स्वरूप है, तो यहाँ का एक हमारा राज्य की अवधारणा है, वो अवधारणा बनी रहनी चाहिए। उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है कि यहाँ का जो स्वरूप है वो किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। इसके लिए डेमोग्राफिक जो परिवर्तन हुआ है वो कहीं ना कहीं यहाँ की जो मूल संस्कृति है उसके साथ छेड़छाड़ ना हो, वो खराब ना हो। उसके लिए हमने पिछले दिनों वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाई है, उसको हम और सख्ती से चलाएंगे। उसके परिणाम भी सकारात्मक रूप से देखने को मिल रहे हैं और ये अभियान हमारा और आगे चलेगा। उन्नत गढ़वाल संस्था की ओर से शहर के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर कालेश्वर में हिंदी दिवस के लिए अवसर पर देखा गया कि निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। हिंदी भाषा पर आधारित निबंध प्रतियोगिता सीनियर, जूनियर और प्राइमरी वर्ग के बीच करवाई गई। इसके साथ ही नर्सरी से लेकर कक्षा 3 तक के छात्रों के लिए लेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन कराया गया। जानकारी देते हुए उन्नत गढ़वाल संस्था की अध्यक्ष यशोदा नेगी ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सभी प्रतिभागियों को इस दौरान सम्मानित भी किया गया। आयोजित प्रतियोगिता में निर्णय की भूमिका कांग्रेस के जिला कार्यालय प्रभारी वीरेंद्र सिंह रावत, जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस श्रीकांत और वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रशासिका लक्ष्मी रावत द्वारा निभाई गई। आयोजित कार्यक्रम में मौजूद छात्र और छात्राओं को हिंदी भाषा को देश और गौरव की भाषा बताते हुए मातृभाषा के प्रति लगाव रखने को लेकर सभी छात्र और छात्राओं को प्रेरित भी किया गया है। हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मैं यशोदा नेगी और मैं उन्नत गढ़वाल संस्था से अध्यक्षा हूँ। आज मेरी संस्था के द्वारा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में एक निबंध प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें सीनियर वर्ग, जूनियर वर्ग और प्राइमरी वर्ग 3 श्रेणी में हमने बांटे थे। और निबंध प्रतियोगिता के साथ साथ भाषण प्रतियोगिता भी हमारे द्वारा कराई गई वहाँ पर।
और छोटे बच्चों के लिए हमने जो है सुलेख प्रतियोगिता रखी, तो सभी बच्चे बड़े खुश नजर आ रहे थे और बड़ा अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया। और मैं ये मानती हूँ कि बच्चों के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी जो प्रतिभाएं हैं ये उभर के आती हैं और इनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। तो इस प्रकार के कार्यक्रम मेरे द्वारा बराबर लगातार 6-7 वर्षों से कराए जा रहे हैं और इस काम को करने से मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है और आगे भी मैं इस प्रकार के कार्य कराती रहूंगी। धन्यवाद, नमस्कार। राजधानी देहरादून के ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी में महिला कर्मचारी की अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले अभियुक्त को दून की मित्र पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस बात को लेकर के देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि महिला की तरफ से थाना क्लीमेंट टाउन में एफआईआर दर्ज कर आरोप लगाया था कि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनका एक अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि मामले में साइबर सेल और थाना पुलिस ने तफ्तीश की तो बिहार के निवासी अर्णव कुमार का नाम सामने आया, जो हरिद्वार के सिडकुल में काम करता था और जिसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश भी किया गया है। देखिए, एक ये मामला जो है ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी वहाँ का आया था। एक पीड़ित के द्वारा जो है तहरीर थाना क्लेमेंट पर दी गई थी, जिसके आधार पर एक एफआईआर कायम हुई थी। उसमें उनके आरोप ये थे कि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा जो है उनका एक मॉर्फ अश्लील वीडियो बनाकर जो है वो वायरल किया गया था। तो जो उनकी तहरीर के आधार पर एफआईआर पंजीकृत की गई थी और क्योंकि मामला अज्ञात था उसमें, तो उसमें साइबर सेल को भी इन्वॉल्व किया गया और हमारी फिर थाने की पुलिस के द्वारा जो है उसको वर्कआउट करते हुए उसकी तह तक जाते हुए अंतिम सोर्स तक, जहाँ से वो वीडियो ओरिजिनेट हुआ था, वहाँ तक पहुँचे और उसमें एक व्यक्ति का नाम निकल कर सामने आया जिसका कि अर्णव कुमार था, मूल रूप से जो कि बिहार का रहने वाला था और आजकल जो है वो सिडकुल हरिद्वार में किसी फार्मा कंपनी में कार्यरत था। और स्कूल वैन और स्कूली बसों में छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए अब परिवहन विभाग सख्त हो गया है। पिछले दिनों स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ का एक मामला सामने आया था, जिसके बाद परिवहन विभाग ने स्कूली छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब स्कूली वाहनों में सुरक्षा मानक तय करने शुरू कर दिए हैं, ताकि घर से स्कूल तक छात्राएं सुरक्षित जा सकें। और जानकारी देते हुए संभागीय परिवहन अधिकारी परिवर्तन शैलेश तिवारी ने कहा कि हमारी कोशिश है स्कूल में अध्ययनरत तमाम छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि छात्राओं के बैठने की जगह सुरक्षित हो। इस दिशा में लगातार कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। शैलेश तिवारी ने कहा कि इस संबंध में एक बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए विचार विमर्श भी किया गया। श्रीमान और सीधा चलते हैं हरिद्वार, जहां पर अखिल भारतीय गोष्ठी समारोह में शिरकत करने पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुना देते हैं। जैसा आदरणीय कामत जी ने कहा कि संस्कृत में संवाद करना है, आगे मैं भी प्रयास करूंगा कि लेकिन मैं स्वयं को संस्कृत में संवाद कर पाने में असमर्थ पाता हूं, इसलिए मैं हिंदी में ही आप सबके बीच अपने विचार रखना चाहूँगा। भाइयों बहनों, आप सभी संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, योजना बनाने के लिए, जिस देवभूमि में आप सब पधारे हैं,
आपके हर्ष एवं गौरव की अनुभूति के लिए मैं आप सबको बताना चाहूँगा। वैसे उद्घोषक महोदय ने पहले भी बताया, कामत जी ने भी बताया कि देववाणी संस्कृत देवभूमि उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है, दूसरी राजभाषा है। जहाँ तक मैं समझ सका हूँ कि संस्कृत भाषा अन्य भाषाओं की तरह केवल अभिव्यक्ति का साधन मात्र नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के संपूर्ण विकास की कुंजी है। अगर मनुष्य का संपूर्ण विकास किसी भाषा के साथ होता आया है, वो तो न नया है न पुराना है, बल्कि जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहने वाला है, वह संस्कृत भाषा के साथ ही रहने वाला है। और संस्कृत भाषा के सहारे हमारी जितनी मानव सभ्यताएं विकसित हुई हैं, मानव इतिहास के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद को भी संस्कृत में लिखा गया था। उसके बाद यह भाषा साहित्य के अन्य क्षेत्रों में भी बृहद स्तर पर अभिव्यक्ति का साधन बनी है। सनातन संस्कृति के इतिहास और वैदिक काल को देखें तो समस्त वेद, पुराण और शास्त्रों की रचना अगर केवल किसी भाषा में की गई है तो वो संस्कृत भाषा में की गई है। संस्कृत भाषा अनादि और अनंत है और माना जाता है कि संस्कृत का आविष्कार देवताओं ने किया, इसलिए इसे देववाणी भी कहा जाता है। संस्कृत के विस्तार और इस भाषा का जो इसकी संपूर्णता है, इसकी जो पूर्णता है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साहित्य से लेकर विज्ञान तक, धर्म से लेकर अध्यात्म तक और खगोल शास्त्र से लेकर शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो जुड़े ग्रंथ हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं। उत्कृष्ट ज्ञान के चलते हजारों साल पहले पंचांग, ग्रहों और नक्षत्रों के बारे में भारतीयों ने जो जानकारी जुटा ली थी, आपको याद होगा कि जो हमारे संस्कृत ग्रंथों में नीम और हल्दी के जो औषधीय गुणों के बारे में उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर ही भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पेटेंट की लड़ाई जीती थी। आप सबको याद होगा, जब दूसरे देश इस पर अपना अधिकार जमाने लगे थे, उस समय जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बात चला था, उसकी प्रमाणिकता को भी किसी ने पुष्ट करने का काम किया, प्रमाण देने का काम किया, तो वह भी हमारी संस्कृत भाषा ने दिया है। प्राचीन समय से ही संस्कृत की स्वीकारता सबसे अधिक रही है, क्योंकि संस्कृत का व्याकरण अत्यंत प्रमार्जित एवं वैज्ञानिक है। विश्व की अन्य भाषाओं की तुलना में संस्कृत के स्वर और व्यंजन की संख्या इतनी अधिक है कि सभी प्रकार की आवाज़ों को वैज्ञानिक तरीके से बोला और लिखा जा सकता है। संस्कृत में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, इसमें कोई भी अक्षर छुपाया नहीं जा सकता है। अगर अंग्रेजी को देखें तो बहुत बार होता है अंग्रेजी में कि कई बार टी साइलेंट हो जाता है, कभी ई या कभी के, लेकिन संस्कृत में कभी भी कोई वर्ण या व्यंजन साइलेंट नहीं होता है। अंग्रेजी में नो, KNOW को नो बोला जाता है और NO को भी नो बोला जाता है, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर संस्कृत एकमात्र ऐसी भाषा है जिसके शब्दों के आगे पीछे हो जाने से व्यक्ति के जो भाव हैं, उन भावों में, या मैं कहूँ कि उसकी अभिव्यक्ति में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता है। आप अगर कहें अहम ग्रहे गच्छति लिखिए या अहम गच्छति ग्रह लिखिए, तो दोनों में एक ही अर्थ होगा कि मैं घर जाता हूं, और वहीं
अगर अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में आई मे गो होम को अगर मे आई गो होम लिख दें तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा, यानी जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। भाइयों बहनों, जो संस्कृत भाषा है उसका जो शब्द भंडार है वो बहुत बड़ा है और माना जाता है कि वर्तमान में संस्कृत के शब्दकोश में 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द हैं। और संस्कृत के शब्दकोश की विराटता से जुड़ी हुई एक रोचक बात मैं आप सबके समक्ष साझा करना चाहता हूं। वैसे तो आप सब इसे विद्वान हैं और कामत जी यहाँ पर मंच पर हैं, पूज्य स्वामी जी हैं और हमारे गोप बंधु जी हैं, जानकी जी हैं, श्रीनिवास जी हैं, आप सब विद्वान लोग आए हैं। लेकिन मुझे लगा कि मैं आप सबके बीच में आ रहा हूँ तो जरूर जो थोड़ी जानकारी मुझे प्राप्त है मैं भी आप सबके समक्ष रखूं। मैं भी आज कोई यहाँ पर मुझे आपने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया और अभी उद्घोषक जी कह रहे थे कि मार्गदर्शन करने के लिए आए, मैं तो स्वयं यहाँ मार्गदर्शन लेने के लिए आया हूँ, आप सबके बीच में विद्यार्थी के रूप में आया हूँ। तो संस्कृत की शब्दकोश की जो विराटता है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि 6वीं और 7वीं शताब्दी में संस्कृत के एक बहुत बड़े रचनाकार हुए जिनका नाम है दंडी। उन्होंने 10 कुमार चरित्रम के नाम से एक गद्य काव्य लिखा जिसमें 10 राजकुमारों की कहानियां हैं और उसमें एक कहानी में एक राजकुमार जंगल में शिकार करने जाता है और तीर लगने से उसका निचला होठ कट जाता है। अगर किसी का निचला होठ नहीं है तो वो जितने भी पौ वर्ग वाले वर्ण हैं उन वर्णों को वो नहीं बोल सकता, यानी कि पौ नहीं बोल पाएगा, फौ नहीं बोल पाएगा, बौ नहीं बोल पाएगा, भौ नहीं बोल पाएगा, मौ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि इनको बोलने के लिए दोनों होठों की जरूरत पड़ती है। कोई सामान्य व्यक्ति होगा तो वो सोचेगा कि बिना पौ फौ बौ भौ मौ के अब संवाद आगे नहीं हो सकता है, कैसे संवाद होगा। लेकिन यह संस्कृत भाषा के शब्द भंडार की जो विराटता है कि वो कहानी आगे बढ़ती है, आगे भी वो लगातार राजकुमार अपने संवाद बोलता है और उसके बाद दंडी ने कुछ इस तरह लिखा है कि कहीं भी पौ फौ बौ भौ और मौ वाले शब्द बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि संस्कृत के पास अथाह शब्द भंडार है। हमारे बहुत सारे लोगों ने सवेरे सवेरे हम विष्णु सहस्रनाम सुनते हैं, पढ़ा होगा। जितने भी भगवान विष्णु के 1000 नाम लिखे गए हैं, ऐसे ही ललिता सहस्रनाम और शिव सहस्रनाम भी हैं। ये सिर्फ संस्कृत भाषा में संभव है कि किसी नाम के 1000 पर्यायवाची हों, ऐसा किसी दूसरी भाषा में संभव नहीं है भाइयों बहनों। ये है संस्कृत भाषा की महानता, इसकी विराटता। इतना ही नहीं, विभिन्न जो भारतीय भाषाएं संस्कृत से निकली हैं और अनेकों यूरोपीय जो भाषाएं हैं, अनेक शब्द संस्कृत से ही प्रभावित होते हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए कि संस्कृत एक अत्यंत ही समृद्ध, सरल और व्यवहारिक भाषा है और राजा विक्रमादित्य के समय तक संस्कृत भाषा आम बोलचाल की भाषा होती थी। परंतु हम सब जानते हैं, हमने इतिहास पढ़ा है, कई विदेशी आक्रांताओं का शासन होने के कारण कई सदियों तक एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम यह भी रहा कि हम अपनी मूल भाषा से, अपनी देव भाषा से धीरे धीरे दूर होते चले गए। अब हमें एकजुट होकर अपनी मूल भाषा देववाणी संस्कृत को पुनः मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना चाहिए। आज का यह आयोजन निश्चित रूप से ये केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि जो लगातार वर्षों वर्षों से साधना हो रही है, वर्षों वर्षों से काम हो रहा है,
उसको और शोधित करने के लिए, अपने आप को परिष्कृत करने के लिए और स्वयं परिष्कृत होकर आप सब यहाँ से जाएंगे और इस भाषा के लिए, संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए जो हमसे अपेक्षाएं हैं, हम सबको उन अपेक्षाओं पर खरा उतरना है। आज का ये आयोजन निश्चित रूप से इस दिशा में एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ेगा। मुझे अवगत कराया है कि संस्कृत भारती संस्कृत को पुनः आम बोलचाल की भाषा बनाने के लिए भारत के साथ ही कई अन्य देशों में भी संस्कृत का प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रही है। मैं संस्कार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, संगठन मंत्री जी का और आप सभी अनुभावों का जो इस पुनीत कार्य के लिए काम कर रहे हैं, उन सबको मैं अपने हृदय से साधुवाद देता हूं और ईश्वर से और देवभूमि के सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूं कि आप का जो उद्देश्य है, आपका जो लक्ष्य है, वो निश्चित रूप से आप सबको प्राप्त होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका यह प्रयास भविष्य में जन आंदोलन बनकर उभरेगा और एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब संस्कृत भाषा केवल और केवल पूजा पाठ की तक भी सीमित न होकर आम बोलचाल के लिए भी जन जन की भाषा बनेगी, आम जन जन के लिए बोलचाल का माध्यम बनेगी। अभी हमने भी पिछले दिनों इसके लिए कुछ प्रयास प्रारंभ किए हैं कि संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा 21 अगस्त 2024 को हमारा जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, वहाँ पर विधानसभा का सत्र आयोजित किया गया था। उसमें 21 अगस्त 2024 को गैरसैंण विधानसभा में संस्कृत भाषा के महत्व को बताया। इसी के साथ ही साथ तुलनात्मक बात भी कही, अंग्रेजी और संस्कृत के बारे में भी पूरी तरह से जानकारी दी। इसी के साथ ही दिल्ली से खबर आ रही है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 राज्यों का दौरा है और पीएम मोदी का आज से 3 राज्यों का दौरा है। दिल्ली से खबर बता रहे हैं पीएम मोदी का जमशेदपुर दौरा रद्द हो गया है। तो दिल्ली से एक खबर आपको बता रहे हैं जहां पर रांची एयरपोर्ट से योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 6 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई। तो दिल्ली से एक खबर, पीएम मोदी का आज से 3 राज्यों का दौरा है। जमशेदपुर जो दौरा था वो फिलहाल रद्द हो गया है। ऑनलाइन शुभारंभ होगा, उद्घाटन करेंगे कार्यक्रम का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची एयरपोर्ट से योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन करते नजर आएंगे। 6 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर 3 राज्यों का दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और बेहद महत्वपूर्ण दौरा है पीएम मोदी का। फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं। रांची एयरपोर्ट से योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। 6 नई वंदे भारत की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी गई है। तो 3 राज्यों का दौरा है। जमशेदपुर जो दौरा था वो रद्द हो चुका है और यहाँ पर ऑनलाइन कार्यक्रम के जरिए शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से एक खबर आपको बता रहे हैं पीएम मोदी का आज से 3 राज्यों का अहम दौरा है और जमशेदपुर दौरा रद्द हो चुका है और यहां पर रांची एयरपोर्ट से योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ ही 6 नई वंदे भारत को हरी झंडी भी दिखाई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो 6 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसी के साथ ही साथ 6 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात पीएम मोदी की ओर से देशवासियों को। और पीएम मोदी का जमशेदपुर जो दौरा था वो फिलहाल रद्द हो चुका है और 3 राज्यों का दौरा है। जमशेदपुर में जो कार्यक्रम होगा वहाँ पर ऑनलाइन शिरकत करेंगे। तमाम योजनाओं और परियोजनाओं को ऑनलाइन
हरी झंडी दिखाएंगे। कार्यक्रम का ऑनलाइन उद्घाटन होगा। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।